स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 35 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन इधर विगत 5-6 सालों में जो आए हुए हैं, और इनसे हमें ये फायदा रहेगा कि हम यहाँ पर जूनियर एडेड के पेपर का या हमारा सुपर टेट या जीएस पोर्शन में जो साइंस पूछी जाती है, वो कोई भी, चाहे वो आरओ का हो या यूपीपीसीएस के, इन सभी में एक महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस बन के आएंगे। इसी वजह से इसकी हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से अदिश राशियां चुनिए। अदिश राशियां मींस स्केलर क्वांटिटीज को इसमें देखना है दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा द्रव्यमान, संवेग, कार्य घनत्व, तापमान और बल। द्रव्यमान मीन मास, संवेग मीन्स मोमेंटम, कार्य दैट मीन्स वर्क, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड द फोर्स। तो इसका जो आंसर है स्केलर के लिए साथियों, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मतलब ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। मतलब सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो है कार्य और घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सदिश राशियों के लिए आवश्यक। तो सदिश मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए जरूरत होती है परिमाण और दिशा, यानी यहाँ पर दोनों की आवश्यकता होगी। दैट मीन्स दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, केवल दिशा, केवल परिमाण और परिमाण व दिशा। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जाना कि वेक्टर क्वांटिटीज के लिए आवश्यक है परिमाण व दिशा, तो हमारा ऑप्शन है 2 का सी। चलिए थर्ड है सीजीएस पद्धति की इकाई है। ये पद्धति की इकाई है, जैसे आपने जाना होगा साथियों एमकेएस पद्धति, एफजीएस पद्धति, इसी तरह सीजीएस पद्धति भी है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, सीजीएस के लिए है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, दूसरा है सेंटीमीटर किलोग्राम मिनट, मीटर ग्राम देन सेकंड, और तीनों। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड पद्धति, यानी सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड पद्धति। चलिए इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गॉसियन सिस्टम कहलाता है एफपीएस पद्धति, दैट मींस फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस, सीजीएस या सीएफएस। ठीक, तो यहाँ पे इसका गॉसियन का सिस्टम होता है वो है सीजीएस। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सीजीएस पद्धति को गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। सिर्फ सीजीएस ही ना याद रखिएगा, इसे गॉसियन सिस्टम भी याद रखिएगा। चलिए एसआई सिस्टम में होते हैं, ठीक, एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल में, उनमें 6 मुख्य मात्रक प्लस 2 पूरक मात्रक। मतलब यहाँ पे मेन मात्रक और 2 सप्लीमेंट्री भी होते हैं दोस्तों, उनको दोनों को बताना है। तो ये कौन कौन से होंगे, 6, 2, 7 मुख्य मात्रक, 6 मुख्य मात्रक, या 6 मुख्य मात्रक प्लस 2 पूरक मात्रक। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा 7 मुख्य मात्रक और 2 पूरक मात्रक। 7 मुख्य मात्रक में आपने देखा होगा जिसमें ज्योति तीव्रता का कैंडला है, ठीक है, और टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन, ये सभी, मास के लिए किलोग्राम, और जो 2 पूरक वाले हैं वो स्टेरेडियन एंड रेडियन, ये 2 याद रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से 7 मुख्य मात्रक और 2 पूरक मात्रक बनते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है। ये 7 मात्रकों में से एक मात्रक है साथियों एसआई सिस्टम का। तो उसमें है मोल ऑप्शन, केल्विन, कैंडेला एंड एम्पियर। तो मोल जो है वो परमाणुओं की संख्या पे आती है। ठीक, आप इनको यहाँ पे कर सकते हैं। केल्विन जो है वो आप टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, ठीक, जिसको के से प्रदर्शित करते हैं। कैंडेला, यस, ऑप्शन ये हमारा सही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला के लिए। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा के लिए, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए या विद्युत धारा को नापने के लिए यूज किया जाता है एम्पियर का, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो हमारा ऑप्शन हुआ सी, कैंडेला। आ जाता है हमारा ठोस सॉलिड एंगल का मात्रक है। ठीक, तो सॉलिड एंगल, और देन हमारा एक एंगल रेडियन और स्टेरेडियन हो गया, डिग्री सेल्सियस या मीटर। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा, सॉलिड एंगल के लिए होता है दोस्तों स्टेरेडियन। ठीक, चलिए 10⁻⁻15, 10 की घात -15 मीटर है, ये किसके बराबर होनी चाहिए। ठीक, इसके लिए हम लोग मात्रक यूज कर सकते हैं ऑप्शन में 1 एंगस्ट्रॉन, 2 एंगस्ट्रॉन, 1 मिलीमीटर या 1 फर्मी। तो ऑप्शन हमारा है
1 फर्मी और फेम्टोमीटर या एफएम। तो याद रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, ये याद रखिएगा। और फर्मी या एफएम हम लोग यूज करते हैं, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के लिए, इसे फेम्टोमीटर भी कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आता है कि पिकोमीटर के लिए, पिकोमीटर के लिए क्या यूज होता है? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? 10 की घात कितना? ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी कहलाती है। तो इसका ऑप्शन बताइए। यस, इसका ऑप्शन में है आपका क्यूसेक, ठीक, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और मोल। तो इसका ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट है, जो सही है वो है खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो साथियों होती है पृथ्वी के केंद्र से, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ। और आप सेंटर ऑफ द सन जब जाएंगे तो यहां से दोनों की जो दूरी होगी, ये औसत दूरी, अप्रॉक्सीमेट दूरी जो है, यही कहलाती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है कि पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। मोल तो हम लोगों ने पहले बात की, प्रकाश वर्ष क्या है? कि दूरी नापने के लिए है। ठीक, क्यूसेक ये हमारा जल प्रवाह के लिए नापने के लिए आता है। ठीक है, चलिए एक प्रकाश वर्ष देखिए क्वेश्चन आ गया, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अभी पिछले ही पेपर्स में पूछा गया था। तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.6 इंटू 10⁻⁻15, 4.6 इंटू 10⁻15 मीटर, और 8.96 इंटू 10⁻15 और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा, एक डायरेक्ट ये क्वेश्चन आते हैं, या इस तरह से भी आ सकता है कि 9.6 इंटू 10⁻14 मीटर इज या है एक प्रकाश वर्ष, एक खगोलीय यूनिट, इस तरीके से बहुत कुछ आ सकता है। तो आप याद रखिएगा कि 1 प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर, इसको अगर हम कहें 1 लाइट ईयर, ठीक, इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है गैलन। गैलन द्रव को मापने की एक इकाई है साथियों। इस गैलन में कितने लीटर आने चाहिए, ये सवाल है। ठीक है, मेनली यही है। तो ऑप्शन है 3.785, 2.25, 0.01 kg और नॉट मिस नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है एक गैलन का 3.785, अप्रॉक्सीमेट जो है ये 3.875 लीटर का होता है एक गैलन। ठीक, तो ठीक है, आपने सुना होगा तेल जो बैरल हम लोग, और गैलन इस तरीके से अमेरिका में गैलन से नापा जाता है। ठीक, तो अमेरिकन जो मेजरमेंट में आप गैलन बहुत सुनेंगे। ठीक है, चलिए एक पारसेक में कितने वर्ष होते हैं? ठीक, तो यानी प्रकाश वर्ष से बड़ा हमारा पारसेक एक तरीके से हो गया। तो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होंगे? तो इसके लिए ऑप्शन है 3.26, 2.25, LY मींस लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, ठीक, और 9.46 एंड 1 इंटू 10⁻15 मीटर। तो याद रखिए इसका ऑप्शन है 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक, तो यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध के लिए कौन सा यूनिट यानी रेजिस्टेंस के लिए है? ठीक है, इस जूल, ओम, जूल सेकेंड या वॉट। ठीक, तो याद रखिएगा हमारा सही ऑप्शन है ओम। इसे किस तरीके से डिनोट करते हैं? ये आपको फॉर्मूला याद होगा ना, V इक्वल टू आई आर, यानी V/I इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस का था, इसी का तो है ओम, याद रखिएगा। ठीक, सवाल इसमें बहुत आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। हमारे जूनियर एडेड के लिए जो साइंस पोर्शन में विद्युत है भी आपने देखा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एज अ टॉपिक है, तो समझ लीजिए एक क्वेश्चन तो पक्का ही है लगभग रेजिस्टेंस है, तो याद रखिएगा। ठीक, होता क्या है, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, ठीक है, पोटेंशियल, और इसी को ही हटाने के लिए मतलब एक तरीके से मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और सॉरी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है V इक्वल टू RI या IR, और V/R इज इक्वल टू I भी कहते हैं, या V/I इज इक्वल टू R, जो कि हमारा ओम रेजिस्टेंस का मात्रक है। चलिए हवाई जहाजों की स्थिति का पता लगाया जाता है दूरबीन से, रडार से, बॉर से, नॉट नन ऑफ दीज। देखिए दूरबीन से भी पता लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट दूरबीन
एक हद तक की बात होती है जब आपको विजिबिलिटी नजर आए, यानी दूरबीन जब जरूरत होगी तो वहां पे विजिबल सेक्शन होना चाहिए। विजिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो यानी कहा जाए कि हमको एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड पता होना चाहिए जिसके थ्रू अगर मान लीजिए बादल है और हमें नहीं नजर आ रहा है तो हमें नजर आ जाए, और वो है हमारा रडार। ठीक, तो याद रखिए कि रडार के थ्रू हम हवाई जहाज की स्थिति पता करते हैं। हवाई अड्डों पे ये लगा भी रहता है। ठीक, चलिए, डॉल्फिन उपयोग करती है, डॉल्फिन, ठीक है, इनका उपयोग करने का जो है वो समुद्र में रहती हैं। ठीक, और किस तरीके से ये एक मैकेनिज्म यूज करती हैं जिनमें ऑप्शन है रडार, सोनार, टेलीपैथी एंड रिक्टर। ठीक, तो रडार अभी हम लोगों ने जाना। ठीक है, इनका जो सिस्टम है वो है सोनार सिस्टम। तो ऑप्शन जो हमारा डॉल्फिन के लिए है वो सोनार सिस्टम है। टेलीपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट मास कन्वर्ट करते हैं, इसको दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरा कंप्लीट मास एक जगह से दूसरी जगह। एक हाइपोथेटिकल सिस्टम चल रहा है, हो सकता है कि आगे ये सही भी हो जाए, बट ये टेलीपैथी का सिस्टम ये होता है कि हम जैसे अभी यहाँ पे हैं और कहीं हमें गाड़ी की जरूरत नहीं और फटाक से हम अमेरिका पहुंचना चाहें तो तुरंत ही वहां पे आ जाए। दैट मीन्स होल मास जो मेरा है वो पहुंच जाए, थोड़ा बहुत हटे वटे नहीं। ठीक है, जो कि 100% आइडियल सिस्टम बड़ा ही कठिन हो जाता है। चलिए, रिक्टर, ये रिक्टर स्केल वाला है जो कि भूकंप नापने वाली बात होती है। ठीक, तो याद रखिएगा सोनार सिस्टम यहाँ पे है। ठीक, ठीक है, ये सोनार का, हाँ, सोनार एंड रडार का फुल फॉर्म क्या होता है ये प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फुल फॉर्म पूछा भी जाता है, पहले पूछा जाता था, आजकल के बीच में मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन ये है कि आ सकता है। ठीक, तो फुल फॉर्म आप बताइए। ओजोन की मात्रा नापने की इकाई, डॉप्सन, रिक्टर, नॉट एंड किलोवाट। रिक्टर तो अभी हम लोगों ने जाना। ठीक है, नॉट, नॉट मिस KNOT, ठीक है, ये, और किलोवाट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है डॉप्सन। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो मात्रा, दैट मीन्स एक परत जो नापी जाती है वो डॉप्सन के रूप में नापी जाती है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट सवाल है, समुद्री जहाज की गति मापी जाती है, अश्वशक्ति, दैट मीन्स हॉर्स पावर, इसे कहते हैं हम लोग हॉर्स पावर। ठीक, ओके, एक समुद्री मील घंटा, नॉट एंड हमारा ऑप्शन जो है डी, बी और सी। देखिए, समुद्री जहाज है तो ऑब्वियसली यहाँ पे समुद्री जरूर रहेगा, तो यानी समुद्री मील प्रति घंटा, हमेशा अक्सर हम लोग पर सेकंड के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे पर आवर का है। ठीक, तो 1 घंटे किलोमीटर पर आवर आपने देखा होगा, गति कहनी यार उसकी स्पीड क्या है, कहना रे भाई उनका 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भागे हैं वो, इस तरह बात होती है। तो यानी पर आवर तो हमारा होना चाहिए, 1 घंटे में एक जो स्टैंडर्ड सिस्टम है 1 आवर में 60 मिनट्स में कितना हो गए। तो 1 जो नॉटिकल माइल है, समुद्री मील्स में नॉटिकल माइल पर आवर का जो मतलब है वही कहलाता है नॉट भी। तो नॉटिकल माइल जो है वो यही है कि समुद्री मील जो है पर घंटा वो नॉट भी कहलाता है। यानी हमारा ऑप्शन बी जो डी है, बी एंड सी ये दोनों सही है, यानी नॉट भी हमारा सही है, और नॉट का अर्थ ही होता है कि 1 नॉट अगर आप लिखते हैं तो ये है, वही है एक समुद्री मील, सॉरी समुद्री मील प्रति घंटा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैं इसलिए क्वेश्चन बनाया हूं कि इसमें याद हो जाए, कोई इस तरह का सवाल जरूरी नहीं कि इसी तरीके से आ जाए, बट नॉट और समुद्री मील प्रति घंटा हमें कम से कम याद तो है, कहीं अगर चेंज करके सवाल देगा तो हम तुरंत ही सही सवाल लगा सकते हैं। चलिए, 1 पाउंड होता है 16 आउंस के बराबर, 453.52 ग्राम, ए एंड बी या डी दोनों बताइए। ठीक, तो अब 1 पाउंड 16 आउंस के बराबर होता है। ठीक, और इसको हम लोग 453.52 ग्राम लगभग लगभग इसे कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन फिर यहाँ पे मैंने दोनों दे रखे हैं, ए एंड बी। तो याद रखिएगा साथियों, 1 पाउंड चाहे 16 आउंस लिखा हो या लिख दे कि 1 पाउंड कितने ग्राम, तो 453 या 453.52 ग्राम होता है। चलिए, देखो गया हमारा सवाल। अब 1 मील होता है कितने के बराबर, यानी हमारा 19 सवाल है, ये क्वेश्चन 19 है। 1 मील होता है 1.60934 किलोमीटर, 1.2 0.60934 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के बराबर। तो हमारा ऑप्शन है लगभग है। याद रखिएगा ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक, तो 1.60934। ठीक, चलिए ये रहा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, एवरेज अमाउंट ऑफ O3 इन एटमॉस्फेयर, O3 मींस ओजोन। ठीक,
याद रखिएगा, यहीं से मैं आपको थोड़ा सा O3 में बता दूं, कुछ इस तरीके से O3 का रहता है। इसमें रेजोनेंस, अनुनाद अब पूछा जाता है कि किस स्ट्रक्चर में रहता है, तो रेजोनेंस याद रखिएगा O3। ओके, तो यहाँ पे O3 का जो है एवरेज अमाउंट ऑफ O3 एटमॉस्फेयर में कितनी होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमको ये पता है कि ओजोन की जो मात्रा नापी जाती है वो डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है या डॉप्सन में नापी जाती है। ठीक, मीटर नहीं होगा, किलोमीटर नहीं होगा। किलोमीटर की आप यह कह सकते हैं कि धरती से ओजोन की जो परत होनी चाहिए, ठीक, जो परत शुरुआत होती है उसकी कितनी दूरी होगी, ये कहा जा सकता है। बट जो ओजोन की एक जो मोटाई है कि उस एटमॉस्फेयर में कितनी होनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है हमारे लिए। ओजोन करता क्या है, ये भी मैं बता दूं। ओजोन जो है वो जो सूरज की किरणें होती हैं वहां से आई हुई जो अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज, ठीक, काफी हार्मफुल है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट, और याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल रेंज और इंफ्रारेड, ये यही होता है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, सी गामा एक्स यू वी आई एच एम आर। तो विजिबल रेंज से पीछे की रेंज जो होती है वो होती है अल्ट्रावायलेट की, बेहद नुकसानदेह है। अगर पौधों पे पड़ती है, मतलब अगर पत्तियों पे पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण है, वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। यानी कहा जाए कि यहाँ पर जो है वो क्लोरोफिल को डैमेज कर सकती है, तो इसके लिए नुकसान है। प्लस अगर स्किन पे पड़ती है तो ये कैंसर कॉज भी कर सकती है। ठीक है, यानी हमारे लिए कितना ही नुकसानदेह है ये यूवी। ओके, तो इसको हम लोग जो नापते हैं वो है हमारा 300 डॉप्सन यूनिट। चलिए, जो हमारा है बांध से निकलते जल प्रवाह को मापा जाता है। यानी जब कभी भी बांध से पानी छोड़ते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि बांध से पानी छूटता है, या कभी कभी अचानक ही आपने देखा होगा उत्तराखंड या इस तरीके से जहां पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे अचानक उन नदियों में बाढ़ आ जाता है, आपने देखा होगा, ये सुना होगा न्यूज में। तो ये जो जल प्रवाह छोड़ा जाता है इसका जो अमाउंट नापने की बात है, तो बाढ़ से निकलते जल प्रवाह को वो किस फॉर्म में नापा जाता है। डॉप्सन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना वो है किसके लिए, ओजोन को नापने के लिए। मोल, परमाणु की संख्या, ठीक, ये तरीके से बात हो गई। पारसेक नहीं, देन हम आ जाता है क्यूसेक। तो याद रखिएगा ये क्यूसेक है, उसने कहते हैं ना इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया, कहते हैं ना कि गंगा में इतने पानी क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे क्या होगा कि कानपुर में जो इस समय बहुत ही पोल्यूटेड है गंगा का पानी, वो ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातें आती है। या बाढ़ में इतने क्यूसेक पानी बांध से उधर छोड़ा गया ऊपर से, यानी यहाँ के जल स्तर जो मैदानी इलाकों में है वहां पे बढ़ जाएगा, इस तरीके की बात होती है। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हैं पीछे पीछे के पेपर्स से। तो वहां का है सवाल, नंबर्स पे मत जाइएगा क्योंकि इसमें नंबर्स अलग अलग दिए हुए हैं, बट हमें सवाल करने हैं, हम सवाल पे ज्यादा ध्यान दें। ये किसी पहले का ऑप्शन का है, ये नहीं देखना है। इस समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सवाल है वो नॉट के लिए है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, अ यूनिट फॉर टाइम। क्वेश्चन क्या है, अगर इंग्लिश साथियों के लिए है यूनिट फॉर टाइम, जो ये है वो नॉट। तो दिन, बिजली, ठीक है, दिन बीत गया। वर्ष, प्रकाश वर्धन, घंटा, घंटा आपको पता है, ठीक है, इतने आर। वर्ष, इन्हीं का ही कहीं ना कहीं बीतना, दिन, दिन का महीने, दिन वर्ष बनता है। तो यानी ये सभी के सभी समय के नापने वाले हैं या समय की इकाइयां हो सकती हैं। परंतु प्रकाश वर्ष जो है, दैट मीन्स लाइट ईयर, ये जो है वो दूरी नापने के लिए है। ठीक, तो यहाँ से सूरज की दूरी कितनी है, तो ये छोटी मोटी दूरी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी अंतरिक्ष में जब हम लोग कोई उपग्रह है इस तरीके से, या कहा जाए कि ग्रह को जब नापते हैं तो हम कहते हैं लाइट ईयर की यूज करते हैं। तो यानी लाइट ईयर क्या है, दूरी नापने के लिए है, ना कि समय को नापने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा आता है डेसिबल। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया होगा और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है, दैट मीन्स जो डेसिबल यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है। ऊष्मा की तीव्रता, ऊष्मा की तीव्रता का अर्थ होता है ल्यूमिनिसिटी, ठीक, यानी ल्यूमिनिसिटी। ओके, प्रकाश का वेग, दैट मीन्स जो हमारा है लाइट का, उसकी स्पीड, ध्वनि की तीव्रता, या रेडियोधर्मी आवृत्ति, दैट मीन्स रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी, ध्वनि की तीव्रता, दैट मीन्स साउंड। तो आपको पता है डेसिबल जो है हमारे लिए साउंड के उपयोग में किया जाता है। ठीक, तो ये है, आपको पता है अलग अलग जगहों के अलग अलग डेसिबल हैं, ये याद जरूर कर लीजिएगा।
ठीक है, कि जो एवरेज या कहा जाए कि स्टैंडर्ड जो है डेसिबल सुनने के लिए, एक इंसान के लिए कितने डेसिबल के लिए सहनशीलता वाली है, वो याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब, याद रखिए, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी लाया जाता है तो होगा क्या, यानी ऑब्वियसली तब्दीली होगी। क्यों? एक ये हिंट ये है कि वहां की जो ग्रेविटी है, यानी वहां की जो गुरुत्वाकर्षण है, वो लगभग बटे 6 है हमारी पृथ्वी का, इतना ध्यान रखिए। चलिए, तो होगा क्या, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। भार मतलब यहाँ पे आता है वेट, और जो द्रव्यमान के लिए है वो मास, तो कंसीडर करिएगा इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों में अपरिवर्तित रहेंगे, और इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। याद रखिए साथियों, मास जो है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक, क्या है ये? एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस होना चाहिए, एक तरह मात्रा, निहित मात्रा, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक, कार्बन 12 के हिसाब से आपने देखा होगा, जो एक परिभाषा है वो स्टैंडर्ड किया गया है। तो ये कांस्टेंट, यानी कहा जाए कि इसका किसी और फैक्टर से प्रभाव नहीं होगा, चाहे वो तापमान हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो ग्रेविटी हो, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। चाहे यहाँ ले जाइए, चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ले जाइए। यानी कहा जाए कि मास हमारा कभी भी तब्दील नहीं होगा या बदलेगा नहीं, परिवर्तन नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे वो चांद पे हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो। परंतु वेट का ग्रेविटी के साथ रहता है। ठीक, यानी mg जो सिस्टम है वो जरूर रहता है। तो यानी ग्रेविटी जैसे जैसे चेंज होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे वेट का जो है चेंजेस जरूर नजर आएगा। तो भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, यानी आप वहां पे हल्का फील हो सकता है करें, यहाँ पे आप उसको भारी फील करेंगे। ठीक, परंतु द्रव्यमान जो है, मान लीजिए अगर 1 किलोग्राम का है तो वो 1 किलोग्राम ही रहेगा मास के हिसाब से, वेट उसका बदल जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन हमारा डी होगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। ठीक, द्रव्यमान का सर्वेक्षण, ठीक, संरक्षण, सॉरी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉटिकल मीन नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, नॉट जहाज के चाल की माप, ठीक है, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, और प्रकाश वर्ष जो है समय मापन की इकाई। तो तरंग दैर्ध्य दैट मींस वेवलेंथ, ठीक, यानी जो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर साथियों। ठीक, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की, जो तरंग दैर्ध्य को कैसे शो करते हैं ये भी याद रखिएगा, लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा ये प्रकाश तरंग दैर्ध्य का है, और इसकी इकाई ऑब्वियसली है। जहाज की चाल की माप आप ऑब्वियसली नॉट से करते हैं। नॉटिकल मील भी वही नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, परंतु जो प्रकाश वर्ष है वो समय नहीं होता, वो दूरी के लिए होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है दूरी मापन की इकाई तो हो सकता है, यानी हमारा ऑप्शन नहीं वाले में प्रकाश वर्ष है। ठीक, और हाँ होता तो ए बी सी। ठीक, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। चलिए, इकाई जो है और प्राचलन, ठीक, तो वॉट किसके लिए यूज होगा, नॉट किसके लिए यूज होता है, नॉटिकल मील किसके लिए होता है, कैलोरी। तो अगर वॉट सबसे आसान तरीके से इसमें हम लोग अगर ढूंढे, जो वो उसके लिए हमारे लिए जरूरी होती है, तो वॉट ऊष्मा के लिए नहीं होगा, नौ संचालन नहीं, समुद्री मील नहीं, शक्ति यानी ताकत के लिए अगर हम लोग यूज करें तो ए का 4, यानी कुछ इधर जा रहे हैं हम लोग। चलिए ठीक, नॉट और नॉटिकल मील, ठीक है, तो यानी कहा जाए जो नॉट है और नौ संचालन के लिए नॉटिकल मील, और बी का 3 होना चाहिए। चलिए देखें, बी का 3, सी का 2, ऑब्वियसली कैलोरी, ये तो ऊष्मा है ना, कितने कैलोरी खर्च किए, तो यानी हमारा डी का 1, यानी हमारा ऑप्शन है सी। यानी अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो कैलोरी जो हो जाएगा हमारा वो किसके लिए हो जाएगा, ऊष्मा के लिए यानी हीट के लिए। ठीक, वॉट जो है हमारा वो किसके लिए है, पावर के लिए। ठीक, और हमारा जो नॉटिकल माइल्स है, नॉटिकल मील है, वो समुद्री संचालन के लिए है। ठीक, और हमारा जो नॉट है वो क्या है, स्पीड के लिए, जो है हमारे जहाज की, समुद्री जहाज की। चलिए ठीक, टैक्योन से तात्पर्य है, ठीक, यानी इसको कहा जाए कि टैक्योन का भारी तो टैक्योन से हमारा तात्पर्य है, यानी ये एक यूनिट है भारी नाभिक वाले अणु की भाग, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति करने वाले, या जालक कंपन की मात्रा। तो याद रखिए ये टैक्योन जो है वो साइंस फिक्शन वाले जो ऑथर्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज करते हैं। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण के लिए हम लोग यूनिट करते हैं, जो वो है टैक्योन।
याद रखिएगा ये किसके लिए है, प्रकाश की गति से तीव्र गति करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन 53 नहीं है, याद रखिएगा, मैं इसे हटा दीजिए। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अगर इसको हम लिख दें ऐसे 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, दैट मीन्स ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इक्विवेलेंट टू, तो यानी कहा जाए कि ये इक्विवेलेंट होगा या समतुल्य होगा किसकी, एक बार के, बार मतलब यहाँ पे जो यूनिट है वो किसके लिए है साथियों, प्रेशर के लिए है, याद रखिएगा। ठीक, तो एक बार के लिए 0.1 बार के, 10 बार के या 100 बार के, तो याद रखिए ये जो सवाल है हमारा वो 1 बार है। इसका अगर एग्जैक्ट देखें तो हमारे लिए वो आता है 0.980665 अप्रोक्सीमेट ये होता है। ठीक, तो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर जो होता है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो वैल्यू होती है वो लगभग लगभग इतनी है 0.98, तो 988 है, 5 से अधिक है तो इसको हम 1 कर सकते हैं, तो 1 वो ऑब्वियसली हो जाता है 1। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जो ये है वो अगर इस तरीके का भी आ जाता है कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.980665 इस तरीके का, तो ये भी सही है। ठीक, तो हो सकता है अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो वो इस तरीके की सवाल को दे सकते हैं क्वेश्चंस में, तो 1 बार याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है साथियों वो है जूल संबंधित है जैसे ऊर्जा के लिए। ठीक है, यानी कहा जाए कि यहाँ पर जो है हमारा जूल यूनिट है ऊर्जा का, उसी तरीके से पास्कल, पास्कल भी एक यूनिट है, वो किसके लिए संबंधित है, दबाव के लिए, मात्रा के लिए, घनत्व के लिए या शुद्धता के लिए, तो इसके लिए हमारे लिए कौन सा होगा, पास्कल। ठीक, तो हमारा किसका है, दबाव के लिए, प्रेशर के लिए हमारे लिए पास्कल का उपयोग हम लोग करते हैं एज अ यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुसार, ये क्वेश्चन है। यस, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है, दैट मीन्स यहाँ पे कहा जाए कि ऊर्जा संरक्षण मतलब या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि ऊर्जा को ना तो आप नष्ट कर सकते हो, ठीक है, ना बना सकते हो, ये हाँ बदल सकती है फॉर्म में, इट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो क्या होता है कि जब किसी स्वचालित वाहन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित होता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होगा। ठीक है, या होता है कि गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा। तो याद रखिए कि पिस्टन में जब होता है तो काइनेटिक सिस्टम शुरुआत होती है, यानी कहा जाए गति का पिस्टन लगातार मूवमेंट होता है क्योंकि एक धक्का लगता है। ठीक, संपीड़न जो होता है एक तरह से कहा जाए धमाका जो होता है, उससे पिस्टन को धक्के लगते हैं और पिस्टन लगातार चलने शुरू हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पे कहा जाए कि गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो चलिए हमारा जो सवाल है क्वेश्चन 70 का जो ऊर्जा संरक्षण का है वो है गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। यानी कुल मिला के हमारा ये है 30th क्वेश्चन। ठीक, याद रखिएगा 30th क्वेश्चन है। चलिए, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। ठीक, तो यानी यहाँ पे कहा जाए कि न्यूटन पर प्रति एम्पियर या न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर कूलम। यानी हमारा ये 31st क्वेश्चन जो है वो है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक पूछा, बहुत बार काफी पूछा गया है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों। तो इसमें क्या है, न्यूटन पर एम्पियर है, न्यूटन पर कूलम, तो याद रखिएगा इसका एग्जैक्ट है न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु तो प्रयोग में लाया जाता है। यानी 1500 से अधिक यानी बहुत हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग जो नापने के लिए जब उपयोग करेंगे तो किस यूनिट का हम लोग या किस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, चिकित्सा संबंधी में थर्मोमीटर का है नॉर्मली, प्लैटिनम प्रतिरोध और पायरोमीटर। याद करिए ये दो लोग तो बहुत ही लोअर सेक्शन के लिए होते हैं। प्लैटिनम प्रतिरोध मीटर जो होता है, थर्मोमीटर होता है साथियों, वो होता है अराउंड ये 200 टू अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस यानी 1200 डिग्री सेल्सियस तक के लगभग नापने के लिए प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। 1500 से अधिक का है यानी हमारे लिए ऑप्शन जो पायरोमीटर है, ठीक वो, और पायरो यानी याद रखिएगा पायरे का अर्थ होता है आग, यानी आग यानी कहा जाए टेम्परेचर ऑब्वियसली यहां से, और जो नापता है वो मीटर, तो पायरोमीटर इसीलिए इसको कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये हो गया पायरोमीटर। चलिए साथियों हमारा नेक्स्ट सवाल है
की सूची को मिलान करना है सूची नंबर 2 से, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उच्च वेग मैक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉन, दाब पास्कल और ऊर्जा जूल के लिए। ठीक, तो अब देखिए उच्च वेग, जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग बहुत बहुत तेजी से, यानी कहा जाए कि नॉर्मल स्पीड नहीं है, बहुत तेज है। मैक आपने देखा होगा हवाई जहाज के लिए यूज किया जाता है, खासकर में फाइटर प्लेन्स के लिए। ठीक, जैसे कहते हैं ना राफेल अभी आया है तो इतने मैक के हिसाब से ये ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ता है इस तरीके से, तो यानी उच्च वेग के लिए हमारा मैक बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ठीक है। तरंग दैर्ध्य मतलब एक लंबाई है, आपने देखा होगा एक क्रस्ट एंड ट्रफ का जो बनता है वो तरंग दैर्ध्य कहलाता है। ठीक, श्रृंग और ग्रथ का, तो ये जो है तरंग दैर्ध्य के लिए आप बिल्कुल एंगस्ट्रॉन यूज कर सकते हो। दाब पास्कल अभी हम लोगों ने जाना ही जाना, और जो ऊर्जा है वो है जूल। ठीक, तो यानी ऑप्शन ये है ना 1 2 3 4 एग्जैक्ट सही है, तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी 1 2 3 4। ठीक, यूनिट्स बहुत याद करिएगा साथियों, ये बहुत कॉमन सवाल हैं, बहुत बार आए हुए हैं आईएएस से लेके यहाँ के टीजीटी के 2013 या 11 में लगभग आया है। चलिए सूची फिर मिलान करनी है भौतिक राशियों और इकाइयों को। यहाँ पे हम लोग एसआई यूनिट्स वाला बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं हम लोग साथियों। ठीक, बल, ठीक है, त्वरण और सॉरी बल हो गया, त्वरण होगा, कृतकार और आवेग। ठीक, तो अगर हम लोग बल के लिए देखें तो बल के लिए मात्रक हमारा हो जाता है न्यूटन, फोर्स के लिए अक्सर न्यूटन हम लोग यूज करते हैं, तो यानी बी का 3 देखिए कहीं ना कहीं होगा, ये देखिए आता है हमारा बी का 3। ठीक, अब जो हमारा है ये त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये लगभग बनता है, यानी A2 हमारा है 4, यानी आगे हो गया हमारा, तो 3 और 4 ये लगभग अब सीधे सीधे हो गया। कृतकार जो हो गया वो C जो है हमारा 1 है, बिल्कुल है। वर्क को हम लोग जूल में ही करते हैं, कितने जूल का काम हुआ है ये हुआ। ठीक, आवेग जो हमारा हो गया मोमेंटम वो हो गया आपका ये न्यूटन पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन सेकेंड, तो ये हो गया 2, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक, त्वरण के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल के लिए न्यूटन, कृतकार के लिए आप जूल और आवेग के लिए न्यूटन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, लगभग हमारा शायद ये लास्ट सवाल है साथियों। अब फिर से मिलान करना है, यहाँ पर आपको 1 और 2 के साथ क्यूसेक। ठीक, किसके लिए होगा, ऑब्वियसली ये है प्रवाह की दर, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना है यहाँ पे जल प्रवाह, अगर हम लोग लिख दे तो प्रवाह की दर। ठीक है, ये बात हो गई। बाइट, रिक्टर एंड रिक्टर देखिए एक फिर से आया, भूकंप की तीव्रता जो कि हम लोगों ने पाई था, यानी देख रहे हैं सी का 2 एंड और ए का 3, 2 3 देख लीजिए, ए का 3 सी का 2 लगभग क्लियर हो जा रहा है ऐसे ही बात। ठीक, बार प्रेशर के लिए यूज होता है, ग्रंथि दाब के लिए हो गया, और जो बाइट है साथियों वो कहते हैं ना इतने बाइट का, इतने का आप कहते हैं ना, इस समय आजकल कितने फोन की जो कहते हैं इतने जीबी का होना चाहिए गीगाबाइट से, तो ये बाइट होता है कंप्यूटर के लिए होता है। ठीक, तो यानी हमारा सवाल हो गया 3 4 2 एंड 1, ऑब्वियसली हमारा ये सवाल सही है। ठीक, तो इस तरीके से इसी के साथ साथियों ये कुल मिला के कुछ 35 सवाल थे, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कई बार मैंने इसको रिपीट होते हुए देखा है, खुद भी एग्जाम दे रहा हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि इस तरह के सवाल आते रहते हैं। जूनियर एडेड के लिए तो हमारे लिए बेहद जरूरी है, यानी हमारा कहा जाए जो हमारा अप्रैल में एग्जाम है जूनियर एडेड का, ठीक, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। जो पहला यूनिट है फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं कि जो पैमाने वाले हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो इसके लिए जरूर आप जो है इसको याद रखिएगा, प्लस सुपर टेट जो आगे आप तैयारी अगर करेंगे उनके लिए भी फायदेमंद है, जीएस के लिए तो है ही है। साथियों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, आपकी एक छोटी सी हेल्प हमें बहुत ही प्रेरित करती है आगे का काम करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।